हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार दरोगा 2025 में जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो ये दोस्तों इरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 यानी कि 2 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग तीसरे सेट को कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, और वो भी डिस्कशन के साथ। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो क्या क्या दिया हुआ है सेट नंबर 3 में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे है। तो 1955 में जो गठित हुआ है दोस्तों करवे समिति, उसका संबंध किससे है। तो लघु उद्योग से इसका संबंध है। किससे है मेरे भाई। लघु उद्योग से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो जिस समय दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी प्रतिशत, तो जो मैक्सिमम जनसंख्या थी दोस्तों वो कृषि पर ही निर्भर था। यानी कि 75% जनसंख्या क्या था दोस्तों, कृषि पर ही निर्भर था। हालांकि उस समय जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसान के पास सुविधा नहीं था, बहुत सारे चीज़ों को अभाव हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो निर्भर था वो कहाँ था, कृषि पे ही निर्भर हुआ करता था किसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष से प्रारंभ की गई है। तो भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष से प्रारंभ की गई है दोस्तों। तो ये 1969 यानी 1969 से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय जो है वो क्या है दोस्तों, मुर्गी पालन का है। ठीक है, तो मुर्गी पालन का सबसे अधिक जो है आय है इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि अंक समुद्र पक्षी रिजर्व जो है दोस्तों वो कर्नाटक का है, तो यही आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि काराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो ये दोस्तों ये केरल में नहीं बल्कि ये क्या है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और वही मागधी केरे संरक्षण रिजर्व कहेगा, तो मागधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, वही कहेगा हेकरा आर्द्र भूमि कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ध्यान रखना है कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ये तो सही सुमेलित था, तो ये आंसर आपका हो गया। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य कहेगा तो क्या होगा, तमिलनाडु। मागधी केरे संरक्षण रिजर्व कहेगा तो कहाँ, कर्नाटक। हेकरा आर्द्र भूमि कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 2014 में भारत रत्न से दोस्तों सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और कुछ और ध्यान रखिएगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के पूछेगा तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में सम्मानित किया गया है। और मदन मोहन मालवीय को भी 2015 में ही 2015 में ही सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक अटल बिहारी वाजपेयी को हम बताए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक लता मंगेशकर की अगर हम बात करें तो 2001 में मेरे भाई 2001 में लता मंगेशकर को मिला है। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला है। तो इन सभी को ध्यान रखना। देखिए 2015 में 2 है, 2014 का तो आप देख लिए कि सचिन तेंदुलकर, 2015 में मदन मोहन मालवीय, और किनका अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है। 2001 में किन्हें मिला है, तो 2001 में लता मंगेशकर को, और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन सा है। तो उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है दोस्तों वो कौन है, फिराक गोरखपुरी। किन्हें चुना गया है, फिराक गोरखपुरी के लिए को चुना गया था। इनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों गुल ए नगमा के लिए इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है इनको घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है मेरे भाई, ये होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये ब्रिज खेल से है। ठीक है, ब्रिज खेल से। जैसे अगर हम बात करें होलकर ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी, ये दोनों के दोनों जो है, गोल्ड ट्रॉफी भी एक याद रखिएगा कि गोल्ड ट्रॉफी भी क्या है, ब्रिज से ही संबंधित है। ठीक है, ब्रिज खेल से ही संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों कि फुटबॉल में होता है मिडरका कप किससे है, फुटबॉल से है संबंधित। ठीक है, गोल्फ की अगर हम
हम बात करते हैं तो गोल्फ में राइडर कप होता है। क्या होता है? एक राइडर कप। राइडर कप आपसे बार बार पूछा जाता है कि राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से है। मेडरका कप पूछेगा तो मेडरका कप बताए हैं अभी हम कि मेडरका कप किससे है, तो मेडरका कप जो है दोस्तों फुटबॉल से है। ठीक है। अगर हम बात करें बेटन कप, तो बेटन कप जो है दोस्तों एक होता है बेटन कप जो होता है ये हॉकी से होता है। किससे? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। और अगर हम बात करें मेरे भाई कि एजरा कप अगर आपसे पूछता है कि एजरा कप, तो एजरा कप आपको ध्यान रखना है कि एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। किससे है? पोलो से संबंधित है। वही बैडमिंटन से एक देख देते हैं, तो बैडमिंटन से जो है बैडमिंटन कप किससे है दोस्तों? एक सेकेंड। बैडमिंटन कप नारंग से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन कप का अगर पूछे तो ये होगा का नारंग कप हो जाएगा। ठीक है, नारंग कप। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ ध्यान में रहा होगा। जैसे बैडमिंटन कप पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नारंग कप होगा। ब्रिज से आप तो बताएं होलकर ट्रॉफी और गोल्ड ट्रॉफी। फुटबॉल से हम क्या बताएं? मेडरका कप। गोल्फ का क्या बताए हैं? तो गोल्फ का आपको बताए हैं क्या? बताइए, राइडर कप बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल होलकर ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज खेल से संबंधित है। ठीक है, और एक गोल्ड ट्रॉफी भी बताए हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्रसिद्ध भजन जो है सुपारी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो आप बताइएगा कि ये जो है संबंध इनका संतूर वाद्य से है। ठीक है, संतूर वादक है ये। ठीक है, पंडित रविशंकर का अगर पूछे तो पंडित रविशंकर जो है दोस्तों ये सितार वादक हैं। ठीक है, सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। ये फेमस जो पर्सनालिटीज हैं दोस्तों, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछेगा हाँ जाकिर हुसैन कौन वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से हैं। ठीक है, शिव कुमार शर्मा कहेगा तो संतूर से। शिव कुमार शर्मा कहेगा तो क्या होगा? संतूर से। ठीक है, संतूर से संबंधित है। ये सुपारी जी हैं जो भजन सुपारी का संबंध किससे है? तो संतूर से ही है। संतूर से शिव कुमार शर्मा भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनका भी पूछा जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष जो है बांसुरी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है मेरे भाई? तो ये मिजोरम से इनका संबंध है। ठीक है, कहाँ से है? मिजोरम से संबंधित है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोई अधिकारी जो होता था, एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित हुआ करता था? तो एग्रोनोमोई जो अधिकारी हुआ करता था मेरे भाई, उसे मौर्य काल में भूमि का माप करना हो, ठीक है, मार्गों का कह रहा है कि रोड वगैरह का निर्माण करना हो, तो ये कौन देखते थे? तो एग्रोनोमोई जो अधिकारी होते थे वही देखते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्ग निर्माण। ठीक है, तो एग्रोनोमोई के अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों तो ये भूमि का माप कराना हो, मार्ग निर्माण से क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ संबंधित कार्य रहता हो, किसी भी क्षेत्र से नहीं, यानी कि भूमि माप हो या फिर जो है मार्ग का काम हो, तो इससे संबंधित अधिकारी कौन हुआ करते थे दोस्तों? तो एग्रोनोमोई कहा जाता था। फिर एक और पूछा जाता है आपसे, मौर्य काल में अगर से पूछा जाएगा कि समाहर्ता किसे कहते थे? ठीक है, तो जितने भी राजस्व को एकत्रित करने का काम करते थे मौर्य काल में, उसे समाहर्ता के पद दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम देखते हैं कि 11 तक हो गया था ना दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जरा देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई। ये कह रहा है कि 12 नंबर बचा हुआ है। कह रहे न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो न्याय दर्शन का जो संबंध है मेरे भाई, तो न्याय दर्शन का संबंध जो है वो किनसे है? तो वो गौतम से है। ठीक है, न्याय दर्शन का अगर हम बात करें मेरे भाई, तो न्याय दर्शन का संबंध किससे है? तो गौतम से देखने को मिलता है। ठीक है, वही अगर आपसे पूछता है कि इसका शाब्दिक अर्थ, गौतम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गौतम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों तर्क कहिए, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? निर्णय कहिए। ठीक है, तर्क या निर्णय जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि जो है कौन सा सुल्तान के द्वारा धारण किया गया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी की उपाधि जो है धारण किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि जो है श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो श्रीनाथ जो है देवराय के दरबार में रहा करते थे। हाँ, तो यहाँ पे देवराय प्रथम भी है, देवराय द्वितीय भी है।
ठीक है। तो ध्यान रखना, देवराय द्वितीय के दरबार में ये रहा करते थे। ठीक है, श्रीनाथ की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो बाबर के युद्ध में सर ए पुल के बाबर ने को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। कौन किया था दोस्त? तो ये सैवानी खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सैवानी खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद की संधि, और दोस्तों बता दें कि सर ए पुल का युद्ध हुआ कब था। ये बात भी आप जान लीजिए कि सर ए पुल का जो युद्ध हुआ है दोस्तों वो 1502 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाबर और सैवानी के बीच में हुआ था। ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन से पता चल ही गया होगा कि बाबर और सैवानी खां के बीच में हुआ था। ठीक है, और सर ए पुल के युद्ध में जो है बाबर को पराजित किया था कौन? यही सैवानी खां के द्वारा कर दिया गया था। 1502 में युद्ध हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था मेरे भाई? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो नियुक्त किया था वो मोहम्मद रजा खान को। किसे किया था? मोहम्मद रजा खान को किया था। बिहार का उप दीवान किसे? तो बिहार का उप दीवान कहेगा तो सिताब राय को किया गया था। ठीक है, देखिए इलाहाबाद की दो संधि होती है। एक संधि 12 अगस्त 1765 को जब हुआ तो उस समय इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, और कंपनी जो है इस दीवानी अधिकार के कार्य को देखने के लिए मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया और बिहार का उप दीवान जो है सिताब राय को बनाया था। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये जो भी घटना हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुआ था इलाहाबाद का उसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वायत्तता शासक का जनक जो है किसे माना जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1880 से लेकर के 1880, ठीक है, 1880 से लेकर के 1884 तक इसका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है। तो 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है दोस्तों? तो प्रथम भारतीय जो बना है वो है सैयद अहमद खां है। ठीक है, कौन है? सैयद अहमद खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों इसे किसे निरस्त किया है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसे निरस्त किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल अभी हम बताए थे 1880 से 84 तक है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। कह रहा निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। कह रहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। किसके द्वारा कहा गया था? तो ये दोस्तों भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। अब देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्न घटनाओं को जो है सही तरह से मैच करना है। अब जरा देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा दोस्तों कि कौन सी घटना कब घटित हुई है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई चंपारण सत्याग्रह की तो ये 1917 में हुआ था, है ना, 1917 में हुआ था। अहमदाबाद हड़ताल की अगर हम बात करते हैं तो अहमदाबाद हड़ताल जो है 1918 में, ठीक है, ये क्या हुआ है? 1918 में हुआ है। खेड़ा की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो ये भी 1918 में हुआ है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1920-22 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 को 18-18 आ गया है, कन्फ्यूजन यही बनता है। तो देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों अहमदाबाद का आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल हुआ था, यानी कि ये फरवरी में, ये करीब फरवरी 1918 में हुआ। वही जाकर के मार्च 1918 में क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? 1 नंबर, ठीक है, 1 आएगा, उसके बाद 2 नंबर में आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर कौन आएगा? 3 आएगा, उसके बाद फिर कौन होगा? 4, यानी 1 2 3 4 जो क्रम से है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 देख लीजिए, 1 2 3 4 इसी में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अहमदाबाद का जो हड़ताल हुआ था दोस्तों वो फरवरी में हुआ था। वही खेड़ा आंदोलन जो है दोस्तों मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो बुद्धों के लिए जो है नहीं किया गया था। ठीक है, बुद्धों के लिए नहीं किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन लागू किया गया था। तो संसद के द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन लागू किया गया था मेरे भाई। तो 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 को हटा करके या फिर उसके जगह पे, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया। ठीक है, क्या किया गया दोस्तों, भारत दंड संहिता जो 1860 था उसी के जगह पे भारत न्याय संहिता 2023 लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये जय शाह को बनाया गया है। ठीक है, ये जय शाह को क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये जो है दोस्तों इसका पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। ठीक है, ये ऐसा पद संभालने वाले जो है दोस्तों आईसीसी के पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, जय शाह बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने इससे पहले कौन था दोस्तों, ग्रेग बार्कल था, उसी के स्थान पे ये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसे किस तिथि को जो है लागू किया गया था। कह रहा राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसे किस तिथि को लागू किया गया था। तो अगर हम बात करें तो 25 जून 1975 को जो है दोस्तों क्या हुआ, 25 जून 1975 को लागू किया गया था। और ठीक है, 25 मई 25 जून बोल रहे हैं ना, तो 25 जून 1975 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ ठीक है, सॉरी दोस्तों। कह रहा है कि 50 वर्ष पूरे हुए किस तिथि को मनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है मेरे भाई वो कितना है, 129 है। कितना है, 129 है। प्रथम स्थान पे अगर आपसे पूछे तो आइसलैंड ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम स्थान पे किसको ध्यान रखना है दोस्तों, आइसलैंड को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु एवं पुरस्कार दिया गया है। कह रहा हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। तो लघु कथा पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों वो संजना ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है, संजना ठाकुर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है। तो 4 विषयों में शामिल किया गया है, उसमें से एक विषय कौन नहीं है। तो शिक्षा जो है दोस्तों उसमें नहीं है। 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है क्या, युवा। पहला क्या है दोस्तों, युवा है। दूसरा क्या है, महिलाएं के लेकर के बांटा गया है। ठीक है, महिलाएं हो गया। और अगर हम तीसरा की बात करें तो गरीब, तीसरा क्या हो गया, गरीब हो गया। और चौथा में जो है जो अन्नदाता पे फोकस किया गया। ठीक है, अन्नदाता पे फोकस किया गया है। ठीक है, अन्नदाता पे फोकस। तो पहला क्या है दोस्तों, अब युवा है, दूसरा क्या है, महिलाएं हैं, तीसरा क्या है, गरीब है, और चौथा क्या है, अन्नदाता है। तो इसमें कौन है दोस्तों, शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 विषय में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है। जैसे देखिए कह रहा है कि 2024-25 में 4 प्रमुख वर्गों में ये बांटा गया था। ये 24-25 की बात कह रहा है, 24-25 से ही आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है एक चीज़ ध्यान रखना है कि 4 वर्गों में बांटा गया और इस पर फोकस किया गया है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें कि 2024-25 में एक आधार और भी है 4 तरह से बांटने का, वो क्या है दोस्तों, एक है आपका रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग है। ठीक है, मध्यम वर्ग और तथा MSME है। ठीक है, एक क्या है, MSME है। ठीक है, तो इसमें से ये जो है शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये भी एक आधार है। और एक आधार तो आपको पहले बताएं, यानी कि 2 तरह से बजट। देखिए पहला आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है दोस्तों कि बजट 2024-25 में 4 प्रमुख वर्ग में जो युवा, महिलाएं, गरीब, अन्नदाता, इस पे फोकस किया गया। ठीक है, और बजट 2024-25 में ही 4 विषय में अगर कहेगा, वर्गों में कहता है। देखिए वर्ग में हम बताएं क्या, वर्ग अगर कहता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का चीज़ है, इसीलिए आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर वर्ग में पूछेगा ना कि बजट 2024-25 को 4 प्रमुख वर्गों में, तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, युवा, महिलाएं, गरीब, अन्नदाता, ये सब पर हो गया। और वही अगर आपसे पूछेगा 4 विषयों पे, तो विषय रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग, ठीक है, और MSME, ये 4 है, उसमें से एक शिक्षा नहीं है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस
टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा किया है। तो कौन सा टैक्स को समाप्त किया जाएगा मेरे भाई 24-25 में? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंजल टैक्स को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये ऐसा टैक्स समाप्त करेगा ना मेरे भाई कि हम लोगों को उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अब कह रहा हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात जो दाना है उसका नामकरण किस देश का है? नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है मेरे भाई? तो ये कतर के द्वारा नामकरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? कतर के द्वारा नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है दोस्तों? तो समाज के लिए योग। क्या है दोस्तों? समाज स्वयं न है, हाँ, स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, स्वयं और समाज के लिए क्या है? योग है। ये इसका थीम है। और कब मनाया जाए दोस्तों? 21 जून को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया है? एक बचाव अभियान है ये। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है? एक बचाव ये अभियान है। किसके द्वारा चलाया गया है मेरे भाई? तो ये रेलवे आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, प्रोजेक्ट परी जो है तो संस्कृति मंत्रालय, किसके द्वारा दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्तियों के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? मस्तिष्क प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। देखिए, पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में ऐसा किया गया है। ठीक है, यानी कि ब्रेन इम्प्लांट किया गया है दोस्तों, कहाँ? और ये ब्रिटेन के जो निवासी थे उसका नाम था, नाम जान लीजिए, नाम था ओरॉन नोल्सन। क्या था दोस्तों? ओरॉन नोल्सन। ठीक है, ओरॉन नोल्सन नाम था। ठीक है, चलिए आप सुन ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितना पदक अपने नाम किया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा कितने पदक जो है दोस्तों, बताए थे पिछले वीडियो में भी कि 6 पदक जो है अपने नाम किया है। 6 पदक में अगर हम बात करें तो एक जो है रजत पदक लिया है, एक जो है दोस्तों रजत पदक, और 5 जो है कितना है, 5 जो है हमारा क्या है, कांस्य पदक है। ठीक है, कांस्य पदक है, 5 क्या है, कांस्य पदक है, गोल्ड पदक हाथ नहीं लगा। और इस प्रकार से 6 पदक जीतने के बाद जो है भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 71वें स्थान पे है। कितना स्थान पे है दोस्तों? तो भारत जो है टोटल 71 स्थान पे है। ठीक है, वही प्रथम स्थान पे अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पे यूएसए है, और दूसरा स्थान पे कौन है दोस्तों? तो दूसरा स्थान पे चीन है। और यूएसए जो है कितना, तो 125 पदक जीत करके प्रथम स्थान पे रहा है, और चीन जो है टोटल 91 पदक जीता है और ये प्रथम स्थान पे रहा है। और भारत जो है दोस्तों पता ही है आपको कि 6 पदक जीता है और 71 स्थान पे है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, कोई बात नहीं, होता है ना। तीसरा स्थान पे पूछेगा तो जापान याद रखना है। प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान पे यूएसए। दूसरा स्थान पे कौन है? चीन। यूएसए के द्वारा कितना पदक? 125। चीन के द्वारा 91 पदक। भारत के द्वारा 6 पदक। भारत का स्थान 71। ठीक है, और तीसरा स्थान पे कौन? जापान। जापान ने कितने पदक? तो 45 पदक। तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है दोस्तों, 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ ना, वो कहाँ हुआ था? पेरिस में ही हुआ था। तो कभी कभी आपसे पूछेगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, या फिर कह देगा पेरिस ओलंपिक 2024, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें एक ही है ना। तो क्योंकि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन किया गया? तो फ्रांस के पेरिस में ही हुआ है, इसलिए कभी कभी इसका नाम पेरिस ओलंपिक 2024 भी लिख देता है। तो यही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में क्या था, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक लिख दिया है। तो क्वेश्चन दोस्तों दोनों सेम ही हैं, आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की बात की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो 25 जून को। कब दोस्तों? 25 जून को मनाए जाने की बात की गई है। ठीक है, 25 जून 1975 के दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भी लगाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन, पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो नीतीश मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा? नीतीश मिश्रा के द्वारा जो है दोस्तों शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो है नीतीश मिश्रा कौन है भाई उद्घाटन करने वाले? तो ध्यान रखना है कि ये जो है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं। ठीक है,
बिहार सरकार के जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उद्योग मंत्री क्या याद रखना है, नीतीश मिश्रा को याद रखना है। और ये जो है दोस्तों शुष्क बंदरगाह स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये जो है दोस्तों बिहटा में, ये कहाँ किया गया है, तो बिहटा में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का जो निर्माण किया जाएगा दोस्तों, वो काशी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, काशी में किया जाएगा। ये चौड़ा कैसे होगा भाई, तो 4 गो ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, 4 ट्रैक जो है ट्रेनों के लिए बनाया जाएगा, और 6 गो लेन बनाया जाएगा, किसके लिए, तो सड़क के लिए बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा बीमारी है दोस्तों, तो यहाँ पे मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स जो है एक संक्रामक रोग है। ठीक है, और ये कौन से वायरस से होता है, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस से जो है फैलता है ये, और WHO के द्वारा जो है आपातकाल के रूप में इसे घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2024 में T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया। ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना, क्या कि आप लोग तो क्रिकेट देखते ही हैं। कह रहे T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया, आप कमेंट करके बताइए तो कौन सा आंसर है, देखते हैं कितने लोग क्रिकेट प्रेमी हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ठीक है, 2024 में T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। चलिए ठीक है, अब जरा बताइए तो मैन ऑफ द मैच के लिए किसे चुना गया था, तो मैन ऑफ द मैच के लिए दोस्तों किसे चुना गया है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ईमानदारी से, जो लोग जानते हैं। तो उसे दोस्तों विराट कोहली को, किसे चुना गया है, विराट कोहली को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है मेरे भाई, तो मार्च 2025 तक जो है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कुल 3 महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 2025 में कितने महिलाओं को दोस्तों, तो कुल 3 महिलाओं को घोषणा किया गया है। ठीक है, 3 महिला को। अब देखिए यहाँ पे बात आ गया है कि पद्म पुरस्कार से संबंधित, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे मेरे भाई कि 139 पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कितने व्यक्तियों को, 139। और आपको पता ही होगा कि पद्म पुरस्कार जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहले में 7 लोगों को क्या मिला दोस्तों, तो पद्म विभूषण मिला, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला, और 113 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसमें से यहाँ पे पूछ रहा है कितने महिलाओं को मिला है, तो दोस्तों इतना 139 में से 13 ऐसी महिलाएं थे जिसे क्या किया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और जब ये बात आपसे पूछ लिया तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि कितने विदेशी को मिला है, तो 10 विदेशियों को मिला है। ठीक है, और 13 व्यक्ति ऐसे थे जिनको मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना। देखिए अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि देखिए 139 व्यक्ति को टोटल पुरस्कार मिला, पद्म पुरस्कार। उसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण, और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उसमें से 13 महिलाओं को दिया गया है, 10 विदेशी को दिया गया है, और 13 मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर कह रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं को पूछा था तो 13 महिलाओं को दिया गया है ना। विदेशी को पूछा था 10 लगाते है ना। चलिए अब देखिए तो दोस्तों गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है, गुरु दक्षिणा में दोस्तों कौन सा समास है, गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा अर्थात गुरु दक्षिणा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए देखिए तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे, उसको हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो आप जोड़िएगा तो 2 मिला करके 52 हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे भाई, वर्ण है। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है, 11 स्वर है, 41 व्यंजन है। ठीक है, अब जरा देखिए आवश्यक, अति आवश्यक, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है, अति आवश्यक। ठीक है, अत्यावश्यक जो है किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो आपका होगा अति, अति अजोड़ क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा।
ठीक है, अति जोड़ आवश्यक हो जाएगा। हो सकता है बाद में संधि विच्छेद भी आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा अति जोड़ आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यन स्वर है, क्या है, यन संधि है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यन संधि है। चलिए देखिए, कह रहा अंक अंधे के हाथ में बटेर लगाना। अंधे के हाथ में बटेर लगाना का मतलब है कि बिना विश्राम के क्या करना, सफलता मिलना। ठीक है, अंधे के हाथ में बटेर लगाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिना विश्राम के सफलता मिल जाना, ये होता है इसका अर्थ। देखिए ये सब तो याद करने का चीज़ है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है। तो किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, कह रहा है शिशु सो रहा है। ठीक है, शिशु कह रहा है वैसा क्रिया है ना, कह रहा है कि क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का जो व्यापार का फल कर्म पर न पड़ करके कर्ता पे पड़ता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो शिशु क्या कर रहा है, सो रहा है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए स्कैटसी जो है शब्द का साइनोनिम, यानी कि जो मीनिंग इसका होता है उसी मीनिंग का दूसरा भी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटसी आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो हिंदी होता है दोस्तों, एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए इस एक्सटेसी जो है इसका शब्द होता है परम आनंद। क्या होता है दोस्तों, परम आनंद। रैप्चर का मतलब होता है दोस्तों, रैप्चर का होता है उत्साह। तो अब जरा बताइए, उत्साह और परम आनंद, परमानंद जो है दोस्तों, ये दोनों क्या है, एक ही तरह का मीनिंग है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका रैप्चर। ठीक है, याद रखना है, हो सकता है यही आ जाए एग्जाम में, क्या पता, है ना। तो रैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए, कह रहा है ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, यही आपका क्या है दोस्तों, सही है। पर ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे नहीं है। कह रहा है ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये सब दोस्तों आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिंस द कीज आर विथ माई फादर आई। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आई कैन फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट लेंड योर मनी। आई कैन नॉट लेंड योर मनी, ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि देने के लिए राजस्व से देने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो है दोस्तों 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये बात कहा गया था। अब जरा देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था। तो 1813 के चार्टर एक्ट जो के तहत दोस्तों कंपनी के एकाधिकार को, कंपनी के अधिकार पत्रों को जो है 20 वर्षों के लिए किया गया था, बढ़ा दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन से इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर आपको बता देते हैं कि 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, 1992 में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे जुड़े आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे ध्यान में रखना है कि ये जो है दोस्तों 9वीं अनुसूची को भी क्या किया गया है, जोड़ा ही गया है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया दोस्तों, देखिए 9वीं अनुसूची हो गया। फिर अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है मेरे भाई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, फिर 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, ये 52वां संविधान संशोधन और 1985 में। ठीक है, 1985 में जोड़ा गया। फिर जो है दोस्तों 10वीं हो गया, 11वीं को जोड़ा गया कब, तो 73वां संविधान संशोधन और 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। और वही 74वां संविधान संशोधन को जो है दोस्तों 12वां अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। देखिए तो एक बार याद कर लीजिए इसको, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से बना लें। यहाँ पे 12वीं अनुसूची पूछा है दोस्तों, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, अगर 9वीं अनुसूची पूछता है तो पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची पूछता है तो 52वां संविधान संशोधन
1985, 11वां अनुसूची पूछता 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, देखिए 74वां और 74वां और 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए कह रहा है फ्रांस की, देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आप देख भी रहे होंगे कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, और हम वही सब क्वेश्चन को यहाँ पे बताते हैं जो अगले सेट में या फिर अगले एग्ज़ाम में आने की और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब अनुसूची में देखिए, अगर अभी जो क्वेश्चन हम आपको बताएं अगर इतना याद कर लेते हैं ना, तो अनुसूची से बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बार बार डिस्कशन देखते जाएंगे, फिर आएगा, फिर एक दो बार बता देंगे, तो आपके माइंड में ये सब चीज़ें जो है छप जाएगा। ठीक है, और फिर कभी गलत होने वाला नहीं है। तो यही फ़ायदा होता है आपका सेट के डिस्कशन देखने से। आप आंसर क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई गारंटी है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है? कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। लेकिन डिस्कशन के माध्यम से उसके इर्द गिर्द के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो उम्मीद है कि उसमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अनुसूची से उतना सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों उसी में से एक क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि अनुसूची से जहाँ तक रिकॉर्ड अब देखिएगा कि जितने भी एग्जाम हुए हैं तो वही क्वेश्चन ही पूछा है कि 9वें अनुसूची को कब जोड़ा गया, कौन सा वर्ष में जोड़ा गया है ना, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा मेरे भाई। ऐसे हम मान लीजिए आंसर क्वेश्चन कराते तो 35 मिनट वीडियो में बनता, और यही हम डिस्कशन के माध्यम से करा रहे हैं तो 50 मिनट हो रहा है। 15 मिनट में हम लोग उससे दोगुना तिगुना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या गलत है? अब जरा देखिए, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पौंडीचेरी, चंद्रनगर, यनम, कैरिकल को भारत को कब सौंपा? तो देखिए जब यहाँ ये क्वेश्चन आया है तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि नवंबर 1954 ईस्वी में, नवंबर 1954 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, ये जो है सौंप दिया गया था। और कैसे इसकी बात बनी, जैसे नवंबर 1954 में फ्रांस सरकार जो है अपनी जितनी भी बस्तियां थी, फ्रांस से फ्रांसिस के द्वारा जो है दोस्तों, ये फ्रांस सरकार के द्वारा ही ये सब पर बस्तियों पर जो है कब्जा था। ठीक है, तो नवंबर 1954 ईस्वी में ये जितने भी बस्तियां थी, पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर, कैरिकल, ये सभी के सभी भारत को सौंप दिया गया था। हुआ क्या था इससे पहले कि 28 मई 1956 को, ठीक है, इस संबंध में जो है संधि हुआ था। ठीक है, और संधि के तहत ही दोस्तों क्या हुआ था, इस पर हस्ताक्षर किया गया था कि जितने भी फ्रांसीसी जो बस्ती है वो सभी को मिला करके क्या बनाया जाएगा, एक पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की जो है स्थापना किया जाएगा। तो यही दोस्तों ये सभी बस्तियों को मिला करके पौंडीचेरी शहर का निर्माण किया गया था। यानी कि उस समय जो है पौंडीचेरी क्या है दोस्तों, अभी केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो ये सभी बस्ती जितने भी आप देख रहे हैं, चंद्रनगर, यनम, कैरिकल, ये सभी को मिला करके दोस्तों पौंडीचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। और आंसर तो आपको पता ही हो गया कि कब ऐसा हुआ था, तो नवंबर 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या मेरे भाई, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रारंभ में जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताते हैं आपको मौलिक कर्तव्य से। जैसे देखिए कहेगा दोस्तों कि कितवें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और अगर हम बात करें तो शुरू में कितना था दोस्तों, तो 10 था। और एक और संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया। और वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत कितना था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जो था उसको जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल कितना हो गया। अब कहेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों के वस्तुओं को संरक्षण। ये जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ये जो है दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है अनुच्छेद 49 में आप पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 49, तो वहाँ पे आपको इसकी चर्चा मिलेगी कि राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में है। और ये जो दोस्तों कहीं ना कहीं तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। राज्यसभा तथा सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92। तो ये भी दोस्तों क्या है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट आपका, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी के सभी जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे कम देखिए यहाँ पे मतदाता से संबंधित आया है, तो सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। कह रहा है कि सबसे कम मतदाता लोकसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप हो जाएगा। लेकिन अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सबसे कम ही बार बार पूछे। अगर सबसे अधिक मतदाता लोकसभा क्षेत्र पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि मल्काजगिरी होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है, तो इसका नाम लिख देते हैं आपको, मल्काजगिरी, मल्काजगिरी। ठीक है, सबसे अधिक मतदाता क्षेत्र वाला कौन होगा, तो मल्काजगिरी होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्या होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे कहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख हो जाएगा। क्या होगा, लद्दाख होगा। और वही अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र क्या होगा, तो दिल्ली का चांदनी चौक। ठीक है, दिल्ली का चांदनी चौक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आप सी देखेंगे मेरे भाई, तो सी में क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। तो ये जो है दोस्तों ऐसा नहीं है। कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, नहीं, तो कम से कम जो है 3 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, और बात करें दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है इसको, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है। और कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक, तो 3 बैठक होनी चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, गलत है, और गलत ही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को उद्देशिका में सम्मिलित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। ठीक है, कह रहे कौन सा शब्दावली सूचना के अधिकार को अधिनियम 2005 में उद्देशिका में उल्लेखित किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रगटन, सूचना, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी के सभी जो है दोस्तों उद्देशिका में ही उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी आपका क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, सभी के सभी उद्देशिका से ही उल्लेखित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन कौन से में किया गया है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद 64 और साथ ही अच्छा ए और बी दोनों दिया हुआ ही है। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 89, ये दोनों में क्या किया गया दोस्तों, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, कौन सा राज्य है मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लोकसभा में सर्वाधिक सीट हैं। ठीक है, तो लोकसभा में अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने सीटें हैं, ये भी जान लीजिए, टोटल 29 सीट है। कर्नाटक में कहेगा तो कर्नाटक में टोटल कितना है मेरे भाई, 28 है। ठीक है, और राजस्थान में अगर पूछेगा तो राजस्थान में टोटल 25 है। और गुजरात की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो गुजरात में टोटल 26 है। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ना। तो एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए, मध्य प्रदेश में 29 है, गुजरात में 26 है, और कर्नाटक में 28 है, राजस्थान में कितना है, 25 है ना। राजस्थान में 25 है, राजस्थान से ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में, गुजरात से ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक से ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए याद हो गया होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे कह रहे अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है। तो आप पिछला प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे तो वहाँ पे डिस्कशन में हम ये क्वेश्चन क्या किए थे, करवाए थे दोस्तों, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो इसका जल संधि जो है दोस्तों मलक्का जल संधि को कहते हैं। मलक्का जल संधि के द्वारा दोस्तों अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, पाक जल संधि के बारे में आपको पता ही होगा कि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक जल संधि, है ना।
कारीमाटा जल संधि की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से। और हारमुज जल संधि की अगर हम बात करें तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। चलिए अब कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो जल क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों वो कौन है, कनाडा है। कौन है, कनाडा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। दूसरा नंबर पे पूछेगा तो दूसरा नंबर पे कौन है, रूस है। तीसरा नंबर पे आपसे पूछता है तो तीसरा नंबर पर यूएसए होगा और चौथा नंबर पे क्या होगा, भारत होगा। तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन होगा, कनाडा। दूसरा नंबर पे रूस, तीसरा नंबर पे यूएसए, चौथा नंबर पे भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पृथ्वी का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कटिबंध से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए। आपकी कह रहे हैं पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है मेरे भाई ये 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। 45 से 66 के उत्तरी दक्षिण। और ये जो भी कटिबंध होते हैं मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। तो अगर हम बात करें तो 45 डिग्री यहाँ पे मान के चलिए 45 डिग्री अगर हम इधर लिए हैं तो 45 डिग्री इधर लिए हैं और ये दोनों के बीच में जो है दोस्तों ये कटिबंध जो है पाए जाएंगे। और ये कैसे कटिबंध होंगे तो 45 से 66 के बीच में ना होता है। तो 45 के 66 के बीच में जो है दोस्तों ऊपर में अगर हम 45 लिए हैं, ठीक है, तो 45 डिग्री अगर हम उत्तरी की बात करें और 45 डिग्री दक्षिणी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 45 से 66 है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये पे क्या पाया जाएगा, तो शीतोष्ण कटिबंध पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरह से आगे हम देखते हैं कि अगर मान लिया जाए आपसे पूछे कि उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय जो दोस्तों 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक के कटिबंध को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय। अब जरा देखिए यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर जो है दोस्तों सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा गर्म होंगे। ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो कटिबंध होंगे वो कैसे कटिबंध, उष्ण कटिबंध होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी है। अब देखिए उपोष्ण कहेगा, उपोष्ण का मतलब हुआ कि उष्ण से थोड़ा सा है ना कम। तो उपोष्ण हो गया तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे दोस्तों तो ये है हमारा मान लीजिए विषुवत रेखा और ये यहाँ पे क्या है 30 है और ये क्या है 45 है। ठीक है, ये क्या है 45 है। तो यहाँ से 30 से 45 इधर और यहाँ पे आइएगा तो 30 से 45 इधर, यानी कि ये जो है हमारा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा उपोष्ण कटिबंध है। और बाकी जो ऊपर का बच जाएगा ये क्या होगा, ध्रुवीय कटिबंध कहलाएगा। यानी कि 66 से लेकर के 90 के मध्य जो है उत्तरी में और 66 से 90 के मध्य दक्षिणी में जो है दोस्तों ये क्या कहलाता है, ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय, तो हम बताएं कि 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये पाया जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है दोस्तों वो क्या है, बुध है। और बुध के बारे में आपको बता दें कि ये जो है हमारा जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ही है और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देने लगेगा, दिखाई देता है। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो है सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी कौन है, तो बुध ही है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला आपसे पूछे क्वेश्चन तो ये क्या होगा, बुध ही होगा। और इस ग्रह का जो तापांतर है सभी ग्रहों से क्या है, अधिक है। ठीक है, तापांतर का मतलब हुआ कि तापों में अंतर। ठीक है, तो तापांतर सभी ग्रहों से क्या है, सबसे अधिक है। तो हम इसके बारे में क्या क्या बताएं, सबसे हल्का, सबसे छोटा, सबसे नज़दीक सूर्य के, फिर है सूर्य से निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई भी दे देता है। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक जो है कक्षीय गति वाला ग्रह है और तापांतर के सभी ग्रहों में सबसे क्या है, अधिक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है बुध से संबंधित। ठीक है, अब बुध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप गलत नहीं करिएगा। चलिए देखिए, अब कह रहा है विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। तो विश्व को टोटल कितने समय जोनों में, तो 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। कितने समय जोन में भाई, तो 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोस्तों ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखिए
अब यहाँ पे अब हम बात करें तो देखिए, अब यहाँ से कुछ और ध्यान रखिए, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट पूछा, उसी तरह से अगर मान लिया जाए आपको साल्ट रेंज जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। साल्ट रेंज पर्वत है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। ये भी जो है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट का ही उदाहरण है, ब्लैक पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए देखिए, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी जो है दोस्तों वो कौन है? तो हुगली नदी है। कौन है? हुगली नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए, बहुत यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि विश्व के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है कृषि। जैसे मान के चलिए कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से कृषि के नाम दिए गए हैं, तो इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई कि झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि जो है आपका उत्तरी पूर्वी भारत में, झूमिंग कृषि जो है ऐसे नहीं मिलाइए आप, यहाँ पे झूमिंग कृषि है पी नंबर में देखिए, तो यहाँ पे पी लिख दीजिए, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो है झूमिंग कृषि। रोका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रोका जो है ब्राज़ील में, तो ये क्या हो गया? आर हो गया। खील की अगर हम बात करें तो हिमालय पट्टी के क्षेत्र में जो है खील कहा जाता है, तो एस हो गया। अब है एक मिल्पा। तो मिल्पा की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये मैक्सिको में, तो ये क्या हो गया? अब देखिए RSPQ, आप ढूंढ लीजिए RSPQ, RSP नहीं RSPQ, तो RSPQ देखिए कौन सा ऑप्शन में? RSPQ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना है। चलिए देखिए, कह रहा है प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो प्रीडेटर्स के अंतर्गत जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, सॉरी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रीडेटर से आखिर होता क्या है, तो जैसे कि कुछ जंतु जो होते हैं, है ना, दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये सभी जंतुओं को क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वही आते हैं। जैसे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन हो गया? लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब हो गया। तृतीय श्रेणी में कौन है? सांप, चिड़िया, बाज, शेर, भालू, गिद्ध, है ना, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे लोमड़ी है, ठीक है, तो लोमड़ी को खाने का काम कौन करता है? लोमड़ी को खाने का काम कौन करता है? शेर वगैरह करता है ना। और इसकी मर जाएगा तो इसको कौन करेगा? गिद्ध वगैरह खाएगा। तो दोस्तों इसको खा रहा है ये, तो ये जो है तृतीय श्रेणी में हुआ, ये क्या है? द्वितीय श्रेणी में हुआ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये ऊंचाई से संबंधित पूछा है, हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को आपको कवर करवाएंगे। जैसे कि कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन होगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये लद्दाख में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ है? लद्दाख में। चलिए अब जो है दोस्तों ये ही अगर हम बात करें, आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, हेली नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, हेली नेशनल। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? असम में के क्षेत्रों में, ये असम के क्षेत्र में ये है, ठीक है, असम में है, ठीक है, असम में है। अब आपसे पूछेगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो केबुल लामजाओ पार्क जो कि मणिपुर में है, ठीक है। कहाँ है? केबुल लामजाओ, यही है, केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 3-4 प्रश्न यहाँ से आपको बताए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्योंकि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं। क्यों नहीं उगते हैं भाई? तो इसका कारण आपको ऑप्शन में दिया गया है, आपको क्या करना है? इसको देखना है। जरा देखिए ना, क्यों नहीं उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे कि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाते हैं। और जब बारीक जड़ें अधिकांश जो है प्रत्यारोपित करने के दौरान क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसी के कारण जो है प्रत्यारोपित पौधे जो है अच्छे से नहीं ग्रो कर पाते हैं, यानी नहीं हो पाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है मेरे भाई? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कथन सही बोला है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा भी देख लीजिए, कह रहा वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संवर्धित किया जाता है, तो नहीं। यहाँ पे वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा जीव एक दूसरे के रूप में संचारित होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक आपका सही है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो आप घर में भी प्रयोग किए होंगे कि कटा हुआ सेब है, भूरापन उसका कम, काट के रख देते हो तो भूरा भूरा मतलब दिखने लगता होगा। तो उसको अगर आपको कम करना है तो नींबू के रस का उपयोग कीजिए। नींबू के रस आप लगा दीजिएगा, चाहे नींबू वाला पानी में डाल दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, भूरापन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नींबू के रस का उपयोग करना है। आप घर पे करके देख सकते हैं। देखिए कह रहा है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो पादप कोशिका की अगर हम बात करें दोस्तों तो किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास जो है दोस्तों स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए स्वयं का डीएनए किसके पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि आँखों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो आँखें को जो सबसे बाहरी भाग होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, और ये दोस्तों कहता है ना कि आँख दान कर दिए, तो आँख जब दान होता है, आई डोनेट होता है, तो उसमें कॉर्निया का ही क्या होता है दोस्तों, कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि आँखों का कलर किस पे डिपेंड करता है, तो आँखों का कलर जो है दोस्तों आइरिस पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कौन सा पाचक एंजाइम जो है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और सिर्फ ट्रिप्सिन ही नहीं निकलता है, बल्कि दो और ऐसे एंजाइम है जो निकलता है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। जैसे एमाइलेज अगर रहता है, एमाइलेज, तो एमाइलेज भी होता है दोस्तों जो कि अग्नाशय से ही निकलता है। चाहे लाइपेज की अगर हम बात करें, लाइपेज, तो लाइपेज भी कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो ये अग्नाशय से ही निकलता है। तो ये ऑप्शन में ट्रिप्सिन सिर्फ दिया हुआ था, ये ट्रिप्सिन हो या माइलेज हो, लाइपेज हो, ये सभी के सभी जो है अग्नाशयी ग्रंथ से निकलने वाले जो हैं रस हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। लार ग्रंथि से आपको टाइलिन हो गया, माल्टेज है, ये निकलता है। जठर से निकलता है पेप्सिन, रेनिन, ये सभी क्या है, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सब जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, टाइलिन और माल्टेज। अग्नाशय से क्या निकलता है आप देख लिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण जो है संघ मोलस्का जंतु के है। तो मोलस्का जंतु के कौन से लक्षण हैं ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि इस संघ के जंतु रक्तहीन होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्सर्जन वृकों के द्वारा ही होता है, सही है। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, ये भी सही है। यानी इसमें से सभी के सभी जो है दोस्तों मोलस्का के लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है डिप्थीरिया रोग को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाले जो अंग है दोस्तों वो क्या है, श्वास नली। डिप्थीरिया रोग से क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होता है, और ये जीवाणु के द्वारा होता है। ये डिप्थीरिया जो रोग है दोस्तों ये किसके द्वारा, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, और इससे श्वास नली को ही प्रभावित कर देता है। और इसमें अगर हम बात करें तो जब ये बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है दोस्तों, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका नाम है, बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया से होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ये रोग हो जाता है तो इसमें लक्षण दिखाई देंगे, जैसे सांस लेने में कठिनाई होगा, दम घुटेगा, हल्का बुखार रहेगा, और वजन आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा क्या हो गया है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। अब देखिए 79 की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या है दोस्तों, यकृत है, तो ये आर लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। जरा सबसे बड़ा कपी कौन है, गौरिल्ला है, तो पी नंबर में है गौरिल्ला, पी लिख दिए। कह रहा है सबसे बुद्धिमान कपी कौन है, तो सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी होता है, तो ये क्यू हो गया। सबसे छोटा कपी कौन है दोस्तों, तो गिब्बन है, तो आर पी क्यू एस कौन सा है आपका कौन सा ऑप्शन में, आर पी क्यू एस फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो क्या है, बायोटीन। क्या है, बायोटीन। विटामिन B7 का नाम क्या है दोस्तों, बायोटीन है। चलिए देखिए अब यहाँ पे से फॉलिक एसिड कहेगा तो विटामिन B11 का अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 जो होता है वो क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या होता है दोस्तों, पायरिडॉक्सिन। और ये जो टोकोफेरोल दिया गया है ये विटामिन ई होता है। ठीक है, विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई जो है टोकोफेरोल। फॉलिक एसिड क्या होता है, विटामिन B11 फॉलिक एसिड, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, बायोटीन B7। तो इस सभी को ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिसके बाद जो है आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे मान लिया जाए जिसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका जो है दोस्तों क्वथनांक क्या होगा, उतना अधिक होने वाला है। चल से देखिए आपका क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार करना है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका क्या है दोस्तों, क्या है, प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, फिर पेंटेन है, ऑक्टेन है। तो प्रोपेन में क्या होता है, प्रोपेन को आप कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा कि C3H8 जो है ले दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है अल्केन ग्रुप को लिखने का CnH2n +2, यही तो होता है। तो अगर हम 3 रखेंगे तो C3 3 दूनी 6 2 8, तो C3H8 हो गया प्रोपेन का, है ना। अब ब्यूटेन लिखेंगे तो C4 लिखेंगे ना, 4 दूनी IH क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से पेंटेन लिखिएगा मेरे भाई तो C5H12 नहीं होगा, होगा। अब उसी तरह से ऑक्टेन लिखिएगा मेरे दोस्त तो C8 और H कितना हो जाएगा, H18 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा कार्बन का परमाणु उसका क्वथनांक क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, तो ये होगा ब्यूटेन का, प्रोपेन का, फिर ब्यूटेन का, फिर किसका होगा, पेंटेन का, फिर ऑक्टेन का। तो चलिए अब समझ गए। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन और मीथेन, नहीं ये तो कैसे होगा। सब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले किसका होगा मेरे भाई, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन, ठीक है। तो देखिए प्रोपेन में कार्बन का कितने परमाणु, 3, ब्यूटेन में कितने परमाणु, C4, पेंटेन में कितना, C5, ऑक्टेन में कितना, C8। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसके पास कार्बन का परमाणु है, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक क्या होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब कोई भी अब मान लीजिए अब आगे चल करके ऑक्टेन के बाद दे देता है, हेप्टेन दे देता है, हेक्सेन दे देता है, तो ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है दोस्तों। क्वेश्चन आप रटिएगा तो कितना क्वेश्चन याद करिएगा, है ना। कह रहा टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है। टूथपेस्ट जो है दोस्तों दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है, तो ये जो है दोस्तों क्या करता है कि जब हम लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और हमारे दांत में जो भी चीज़ें होते हैं वो अम्लीयता होते हैं। और एसिड और बेस जब मिलता है ना, तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि एसिड और बेस मिलता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है, यानी कि एसिड जो है बेस के प्रभाव को ख़त्म कर देता है, एसिड जो है बेस के प्रभाव को ख़त्म करता है और बेस जो है एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देता है, और दोनों एक तरह से एक दूसरे को प्रभाव को ख़त्म करके न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को देखना है। अब जरा देखिए हमें टूथपेस्ट दांतों को सड़न किस प्रकार से रोकता है। तो टूथपेस्ट में रहता है बेस और हमारे मुंह में होता है अम्लीय, तो क्या करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचिए। कर अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करने का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी अतिरिक्त अम्लता होते हैं जो कि वो क्या करता है, बेअसर करता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। चलिए देखिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से दही रखने को कौन सी विधि सही नहीं है। तो दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि तांबे के बर्तन में रखना जो है दोस्तों ये सही नहीं है, ठीक है। तांबे के बर्तन में दही को रखना क्या है, सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है आप ये कमेंट करके बताइएगा कि तांबे के बर्तन में दही रखने से क्या हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि कह रहा है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि यह जो है प्रकृति में द्विध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जरा देखिए तो दोस्तों कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। देखते अब बात करते हैं दोस्तों कि थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक, हाँ ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे रासायनिक विधि से प्लास्टिक जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक उसको हम कहते हैं मेरे भाई कि जो गर्म करेंगे और मुलायम हो गया, लेकिन ठंडा करेंगे तो फिर से वही कठोर रह गया। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इसमें क्या होता है कि जब आप इसको पहली बार जब गर्म करेंगे ना तो मुलायम हो जाता है, और इसको हम जो बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे, और इसको पुनः गर्म करेंगे ना तो मुलायम इसको नहीं बनेगा ये,
ठीक है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि एक बार गर्म कीजिए और फिर ठंडा कीजिएगा तो हार्ड के हार्ड ही रह जाएगा। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। तो दो प्रकार के प्लास्टिक बताएं हम आपको, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक में वैसा चीज़ आएगा जो क्या होगा, गर्म करें तो मुलायम और ठंडा होने पर फिर से हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे दोस्त कि कौन नहीं है, ठीक है, यही ना पूछ रहा है। तो मेलामाइन की अगर आप देखिएगा तो मेलामाइन जो है दोस्तों एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। मेलामाइन हो गया, दो चीज़ आप याद रखिएगा, यही दो चीज़ पूछा ही जाता है। जैसे एक बैकेलाइट पूछा जाएगा, ठीक है, बैकेलाइट पूछा जाएगा कि बैकेलाइट और मेलामाइन, यही दोनों जो है दोस्तों ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब बाकी सभी कुछ भी आपको देगा ना तो ध्यान में रखना है कि वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। दो का नाम याद रख लीजिए, मेलामाइन, बैकेलाइट, ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और भी है लेकिन यही दोनों बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मेलामाइन और बैकेलाइट क्या है दोस्तों, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बाकी सभी के सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। और क्या इससे किसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, किसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ये भी आपको हम बता दिए हैं। अब जरा देखिए, कह रहा है धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोहित क्रम में रखना है, तो क्रियाशीलता के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों क्रियाशीलता में क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम के बाद आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसका एक ट्रिक है मेरे भाई, ठीक है। देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। इस क्रम में जो है दोस्तों पूरा ये अगर ये वाला आप याद करना चाहते हैं तो आपको क्या कर देंगे, लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो स्ट्रिक है 15 सेकंड का, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट है उसको आप याद रख सकते हैं। काशीनाथ का, देखिए काशी से के से हो गया पोटेशियम, नाथ से हो गया क्या, सोडियम, तो काशीनाथ का, ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू से एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, नीचे दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप देख लिए मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा, बस अब कुछ ही क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। तो बने रहिए, जो लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों उन्हीं का जीत होने वाला है एग्जाम में। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो कह रहा है कि किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है ना। तो इलेक्ट्रोड के रूप में किसका किया जाता है दोस्तों, तो सीजियम का भी किया जाता है और साथ ही साथ पोटेशियम का भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। अब जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जियोलाइट पूछा है, तो जियोलाइट से संबंधित ध्यान रखना है कि जब जल को मृदु बनाने में, मृदु का मतलब होता है दोस्तों सॉफ्ट बनाने में, ठीक है, मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल को, जैसे कि हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, नहीं खारा पानी या मीठा पानी तो आप सुने ही होंगे ना, ठीक है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों जल को मृदु बनाने में, यानी जल को अगर खारा पानी है और उसको सॉफ्ट पानी, मीठा पानी बनाना है दोस्तों, तो जियोलाइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब कह रहा है तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो तरल नाइट्रोजन के बारे में विचार करना है दोस्तों। अब देखिए, पहला कह रहा है कि यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संचारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें सतह में फैलते ही गायब हो जाता है, ये जो है सतह पर फैलते ही गायब हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है। सरल लोलक और आवर्तकाल के बीच प्रभावी लंबाई। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आवर्तकाल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर लोलक की लंबाई का, ठीक है। तो क्या होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर लोलक की लंबाई, है ना, लेंथ ऑफ लोलक ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हो सकता है नेक्स्ट बार ऑप्शन में ऐसे दे दे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, क्योंकि इसी से ना ये बना है, देख लीजिए इसी से ये बना है। कैसे कि टी को जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ऐसे रूट में चला जाएगा और ये ले आ जाएगा। तो इसी से ऐसे बना करके लिख दिया। मेनली हम लोगों को बुक में यही लिखा रहता है, इसी को थोड़ा सा
क्या किया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि बच्चा को पहचानने में दिक्कत हो। चलिए, तो इसको में फंसना नहीं है मेरे भाई। अब ज़रा देखिए, आँख से संबंधित कुछ बीमारी है, उसी से रिलेटेड दिया गया है कि कौन सा लेंस लगाएंगे भाई तो ठीक होने वाला है। चलिए देखिए, हम सब चीज़ जानेंगे इसमें। सबसे पहले दोस्तों मायोपिया कह रहा है, तो मायोपिया को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब है भाई, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो जिसमें दृष्टि दोष लगा हुआ है वही चीज़ें उसको दिखाई देगा। जैसे कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो उसे निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब है कि निकट दृष्टि दोष वाले यानी मायोपिया वाले व्यक्तियों को कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो देखिए 3 अक्षर का निकट है और 4 अक्षर का लेंस लगा दीजिए, यानी अब तल 4 अक्षर का है, तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को किससे, कौन सा लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक करेंगे। एक होता है हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, तो इसमें दूर लगा हुआ है अदृष्टि दोष, तो दूर का ही वस्तु इसे साफ साफ दिखाई देगा और नज़दीक का ही नहीं दिखाएगा, तो हाइपरमाइट्रोपिया को दूसरा नाम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं दोस्तों। और 2 अक्षर का दूर है तो 3 अक्षर का लेंस लगा के आप ठीक कर सकते हैं, यानी उत्तल लेंस लगाइएगा किसके लिए, हाइपरमाइट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको कन्फ्यूजन क्या किए हैं दोस्तों, दूर कर दिए हैं। अब एक होता है प्रेस बायोपिया, ये ज़्यादातर दोस्तों वृद्ध लोगों में ये बीमारी होती है। ठीक है, द्विफोकल लेंस, इसका द्विफोकल लेंस लगा करके प्रेस बायोपिया में होता क्या है, नज़दीक का भी रोशनी चला जाता है, दूर का भी रोशनी चला जाता है। तो एक ही ग्लास में क्या किया जाता है दोस्तों कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को लगा दिया जाता है और इसको क्या कहते हैं, द्विफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे में रहेगा क्या, नज़दीक का देखने वाला और दूर का देखने वाला ऊपर में रहता है लगा हुआ। तो दूर का देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, तो दूर का देखने के लिए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस ऊपर लगा देते हैं और उत्तल लेंस नीचे लगा देते हैं, है ना। तो ये जो है दोस्तों, ये इसी को हम कहते हैं द्विफोकल लेंस। तो ध्यान रखना है कि द्विफोकल लेंस प्रेस बायोपिया के लिए द्विफोकल लेंस, मायोपिया के लिए हम बताएं ही दोस्तों क्या, मायोपिया के लिए अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस। अब देखिए दृष्टि वैमस से, तो एक ही वो बचा है दृष्टि वैमस बेलनाकार लेंस। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो QPSR क्या हो गया दोस्तों, इसका क्या हो गया Q, इसका हो गया P और इसका हो गया S और इसका हो गया R। तो QPSR ढूंढ लीजिए कौन है, QPSR। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको चाहते तो आंसर बता करके तुरंत निकल भी सकते थे, लेकिन हम ये इतना डिस्कस इसलिए किए कि सारा क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद हो जाए और आपको याद लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहे, ये चीज़ों को हम प्रयास किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आंसर बता के निकलने में बहुत ही कम समय लगता। ठीक है, कह रहा है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी घटनाएं जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष जब बनता है तो 3 क्रम होता है। यहाँ पे सबसे पहले परावर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है, उसके बाद परावर्तन के बाद अपवर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, और अपवर्तन होने के बाद जो है मेरे भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटना से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सभी के सभी आंसर जो है दोस्तों सही है। कह रहा है कि इंद्रधनुष बनता है तो पहले क्या होगा, परावर्तन के बाद अपवर्तन, अपवर्तन के बाद क्या होगा, TIR यानी टोटल इंटरनल, यानी यहाँ पे कहता है कुल आंतरिक परावर्तन, हिंदी में इसको लिखते हैं। तो तीनों घटनाएं संभावित हो, तीनों घटना घटित होती है कब, जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करिए विचार। कह रहा है कि प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, तो बताइए भाई, प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। कह रहा है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हाँ फैल रहा है। कह रहा है कि पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है, तो बिल्कुल सही है ये भी कि जो है आसपास के स्पेस टाइम से विकृत करता है। अब कह रहा है दोस्तों कि उपयुक्त कथनों में अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चित होती है, तो जो है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता के सिद्धांत जो में भविष्यवाणी किए थे, ये तीनों का भविष्यवाणी किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब मात्र दो क्वेश्चन और बचा हुआ है मेरे दोस्त, 2 या 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आपको जाना नहीं है और लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन हो रहा है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करवाने की अगर बात हो तो वो आप ज़रूर सजेस्ट करें मेरे भाई, क्योंकि आप ही के जैसे हम भी हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है।
ठीक है, क्योंकि बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? बचपन में आप दोस्तों बॉल बेरिंग लगा करके आप गाड़ी बनाए भी होंगे और उस पर बैठ के चलते भी होंगे, दोस्त आपके पीछे से धक्का दे के खींचते होंगे, है ना। तो आप वहाँ पे क्या देख रहे थे कि जब हम बॉल बेरिंग लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को फ्रिक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है, और इसके कारण हम लोग बहुत ही कम मतलब हल्का सा धक्का देते हैं और दूर तक जो है चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो रहा है, बॉल बेरिंग लगाने से क्या होता है, इसका उपयोग क्यों होता है, तो आप देखेंगे कि पहिए और धुरी के बीच जो है संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से तेज़ी में दौड़ा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह पहिया और धुरी जो होता है उसके बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र। तो देखिए संपर्क, जैसे सिलेंडर का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप देखते होंगे कि सिलेंडर में क्या होता है मेरे दोस्त, कि जब आप ऐसे खड़ा करके ले जाइएगा तो दिक्कत होगा, और वही लुघड़ा के पैर से मार मार के ले जाइए ना, आपको लगेगा कि बहुत हल्का है और आराम से जाते जाएगा। तो होता क्या है कि इसमें सतह और सिलेंडर के बीच का जो संपर्क क्षेत्र है वो घट जाता है, और जब संपर्क क्षेत्र घटेगा दोस्तों तो वहाँ पर हम लोगों को कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही चीज़ बॉल बेरिंग में भी होता है कि पहिया और धुरी के बीच जो है संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बहुत ही घट जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग ये बॉल बेरिंग साइकिल में, कार में इत्यादि में बॉल बेरिंग का चक्का में जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि ठंड जो है कच्चे में ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ठंडे कक्ष में जो रखे गए फल हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है श्वसन की दर जो है दोस्तों वो कम हो जाती है, श्वसन की दर कम हो जाती है। कोल्ड स्टोरेज में जब हम फल वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडा वातावरण फलों को दिया जाता है ताकि जो है श्वसन की दर जो है उसमें कमी हो जाए, और श्वसन की दर जैसे ही कमी होता है तो जो एथिलीन गैस जो होता है, फलों को पकाने वाला जो गैस निकलती है वो कम मात्रा में गैस निकलती है और जल्दी से जो है इसे फलों को पकने नहीं देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब जरा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो आप देखेंगे कि सितार जो है मेरे भाई, ये जो है मैकेनिकल एनर्जी से क्या करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है, सितार। वही अगर हम बात करें माइक्रोफोन की भाई, तो माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन, माइक्रोफोन। विद्युत मोटर की अगर हम बात करें तो ये विद्युत पहले दीजिएगा इसमें, है ना, विद्युत मोटर है तो पहले विद्युत आपको देना पड़ेगा, और फिर क्या निकलेगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगर आपसे पूछे कि आप क्या पूछे, तीनों क्वेश्चन तो बता ही दिए। ठीक है, कह रहा है सितार क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या है, तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा कहेगा, सॉरी विद्युत मोटर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 छात्रों वाले क्लास में। ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ से दोस्तों ये मैथ का भी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इसी चैनल पे, आपको घबराना नहीं है। अभी पहले जीके जीएस को अच्छी तरीके से याद कीजिए, जैसे ही 5 से कंप्लीट होता है तो 25 क्वेश्चन का जो है दोस्तों एक ही बार आपको करवाया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेट जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी कैसा लगा होगा ये तो आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।